हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। आज की वीडियो में हम एमएच एब्राहम्स जी की कुछ टर्म्स करने वाले हैं। दिस इज द 8th वीडियो। डायक्रॉनिक, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डायलॉजिक क्रिटिसिज्म, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आज की हमारी वीडियो में कवर होंगे। एक छोटा सा क्विज होगा वीडियो के एंड में ही, एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड रियली वेल अगर आप इन सभी वीडियोस को एक छोटे से कॉम्बिनेशन पैकेज के साथ देखें। मैं वीडियो में उस पैकेज की बात करूंगी, उसको जरूर फॉलो करिए। यू आर श्योरली गोइंग टू क्रैक योर एग्जाम। तो ये है छोटा सा पैकेज जिसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं नियर बाय एग्जाम्स। आई कैन ऑल्सो गिव यू पीडीएफ्स। तो अभी आप शुरुआत करिए। 13 वीडियोस देखिए। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के मॉक टेस्ट की एक सीरीज है। 36 वीडियोस हैं। मोर देन 350 क्वेश्चंस हैं एट प्रेजेंट आपके लिए। ये आप सॉल्व करके देखिए कैसा लगता है आपको। एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिस इज गोइंग ऑन। और आज हम एक और वीडियो कवर कर चुके हैं और बहुत ही जल्दी बहुत ही स्पीड से पूरी बुक एमएच एब्राहम्स हम कवर कर लेंगे और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रिवीजन रहेगी। साथ ही साथ आप क्रैश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस में बहुत डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं अलोंग विद द एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड वीकली ऑनलाइन टेस्ट्स। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो क्लासेस ज्वाइन जरूर करें। तो जल्दी से ये चैनल भी ज्वाइन करिए जिससे कि आपको प्रिपरेशन के लिए टिप्स मिलते रहें। तो आज की अपनी पहली टर्म की बात करेंगे। 52 टर्म्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ड्यूस एक्स मैकिना, एक ऐसा प्लॉट डिवाइस जहां हमें लगता है कि बस अब तो सब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे हिंदी मूवीज में होता है ना, द हीरोज मदर और फादर और फ्रेंड और गर्लफ्रेंड और सिस्टर किडनैप्ड एंड अबाउट टू बी किल्ड, तभी सडनली कहीं से हीरो की एंट्री होती है टू सेव देम। तो इट इज लाइक अ गॉड। इस टर्म का मतलब ही है गॉड फ्रॉम द मशीन। एंशियंट ग्रीस में जब प्लेस परफॉर्म किए जाते थे तो सच में किसी रोप से, किसी मशीन से ऐसा लगता था, ऐसा शो किया जाता था कि एंड में किसी फिगर को उतारा जा रहा है प्ले में जो कि हमारे सेंट्रल कैरेक्टर के फेट को रिजॉल्व करती है। तो अनरिजॉल्वेबल प्रॉब्लम्स का जब एकदम से मॉडर्न प्लेस में अनएक्सपेक्टेड इंटरवेंशन के थ्रू रेजोल्यूशन हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड नाउ अ डेज ड्यूस एक्स मैकिना। जैसे भगवान खुद उतर कर आए हैं और सॉल्व कर दिया सब कुछ। तो जैसे कि मैंने बताया, एंशियंट ग्रीक थिएटर गॉड्स वर लोवर्ड ऑन टू द स्टेज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। तो तब तो गॉड्स को शो किया जाता था कि गॉड आ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन इस टर्म को एक टेक्निकल टर्म माना जाने लगा स्लोली एंड स्टेडली। किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एकदम से कुछ ऐसा हो जाए जो कि रियल लाइफ में तो नहीं होता। रियल लाइफ में होगा तो हमें मिरेकल ही लगेगा, लेकिन सिनेमा हॉल्स में और बुक्स पढ़ते हुए हम लोग एंजॉय करते हैं ना। एंड वी एंजॉय दैट मच कि वी इवन फॉरगेट कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। दो मूवीज के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं और एक एंशियंट प्ले का। करण अर्जुन आप सबने देखी होगी, मेरे करण अर्जुन आएंगे, किसने नहीं सुना ये डायलॉग। तो रीइंकार्नेशन जो कि रियलिटी में हमने कभी भी नहीं देखा, कुछ बातें सुनी जरूर हैं रीइंकार्नेशन से रिलेटेड, बट नथिंग एज कॉन्क्रीट की शक्ल भी सेम है और सब कुछ याद आ गया है, बदला लिया जा रहा है, ऐसा तो कभी रियल लाइफ में नहीं हुआ। तो रीइंकार्नेशन होना बेसिकली एक गॉड की तरफ से रेजोल्यूशन, डीडीएलजे जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। सिमरन के फादर लास्ट में एकदम से मान जाते हैं फॉर द यूनियन ऑफ राज एंड सिमरन। रियलिटी में ऐसा एक सेकंड में तो नहीं हो जाएगा जैसा उस मूवी में हुआ था। जस्ट 15 seconds before the father was fighting, not agreeing or being abusive for राज, लेकिन एकदम से राज की आंखों में देखा एंड जा सिमरन जा। मीडिया एक यूरोपाइडिस का प्ले है, एंशियंट प्ले है, जिसमें मीडिया नाम की कैरेक्टर को सेव करने के लिए सच में एक डिवाइन शरीयत आता है। व्हेन मीडिया इज अबाउट टू बी पनिश्ड बाय हर हस्बैंड, तो एकदम से वो शरीयत आकर उनको लेकर हवा में उड़ जाता है। तो दिस वाज द रियल
ड्यूस एक मैकेना आप कह सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कोई भी एग्जाम्पल जहां आपको लगे कि अभी हीरो के साथ कुछ गलत होने वाला है, एंड सडनली मिराक्युलसली द सिचुएशन बिकम्स पॉजिटिव। नाउ द टर्म डायक्रॉनिक, इस बुक में तो हम अल्फाबेटिकली ही चल रहे थे, लेकिन मैं आपको सिंक्रोनिक भी साथ में करवाऊंगी, इससे समझ भी ज्यादा अच्छे से आएगा और याद भी रह जाएगा। स्टडीज लैंग्वेज ओवर टाइम, बहुत टाइम टू टाइम स्टडी करना, टाइम के हिसाब से कंपेयर करना, ओल्ड और मॉडर्न इंग्लिश को कंपेयर करना, ओल्ड और मिडिल इंग्लिश को कंपेयर करना, मॉडर्न इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश को कंपेयर करना, दैट विल बी कॉल्ड डायक्रॉनिक। जैसे हम बोले ना कि अभी आजकल यू बोला जाता है एंड शेक्सपियरियन टाइम में दाव बोला जाता था, तो ये कंपैरिजन करना बेसिकली इज डायक्रॉनिक। सिंक्रोनिक, सिंक्रोनिक हम कह सकते हैं कि आजकल के टाइम में ही किसी एक प्लेस पर लैंग्वेज को अलग तरीके से बोला जा रहा है और एक प्लेस पर अलग तरीके से, राइट। कई ऐसे प्लेसेस हैं जैसे राजस्थान के प्लेसेस जहां पर नमक को नून बोला जाता है, इट इज सॉल्ट, एंड इट इज नमक इन मेजर प्लेसेस, बट नून ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो अ पॉपुलर वर्ड फॉर नमक। तो these kind of things, basically analyzing language at a specific point in time, आज का ही टाइम चल रहा है, यहाँ पर भी आज का ही टाइम चल रहा है। कहीं पर लिफ्ट बोला जाता है, कहीं पर एलिवेटर बोला जाता है, तो किन किन प्लेसेस में एलिवेटर बोला जाता है, कहाँ पर लिफ्ट ज्यादा पॉपुलर है, ये स्टडी करना विल बी कॉल्ड अ सिंक्रोनिक स्टडी, राइट। सोफा इज ऑल्सो सेड काउच, right? Biscuits are also said cookies. So that will be called synchronic analysis, and diachronic is analysis over time. Synchronic diachronic हमें प्रोवाइड किया था फर्डिनेंड डी सिसोजी ने। अब बढ़ते हैं डायलॉजिक क्रिटिसिज्म की तरफ। It is given by Mikhail Bakhtin, the Russian theorist. Rooted in Mikhail Bakhtin's theories, this criticism focuses on interaction of voices and perspective within a text. He always says कि text जो भी based होता है ना, that gives us understanding only because of the interaction between the characters. उनके बीच में जो भी dialogic exchange होता है, that is what makes us understand a particular text, and this is what we call to be dialogic criticism. जैसे कि कैंटरबरी टेल्स में है, पिलग्रिम्स किस तरीके से एक दूसरे को अपनी स्टोरी सुनाते हैं, उनके खुद के इंट्रोडक्शंस होते हैं, प्रोलॉग्स हैं, तो उन प्रोलॉग्स के थ्रू, उनकी स्टोरीज के थ्रू हम हर कैरेक्टर की क्लास और सोशल कंडीशन को समझते हैं, उस टाइम की सोशल सिचुएशन को, सोशल हायरार्की को भी समझते हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी डायलॉजिक क्रिटिसिज्म। और डायलॉजिक क्रिटिसिज्म सिर्फ प्लेस में ही हो जरूरी नहीं है, नॉवेल्स में भी किस तरीके से कैरेक्टर्स एक दूसरे से बात करते हैं, डार्सी और एलिजाबेथ इनिशियली क्या व्यू पॉइंट रखते हैं, लेटर ऑन धीरे धीरे वो इक्वेशन कैसे चेंज होती है, वो उन सब के एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन से, अपने फ्रेंड्स के, अपने रिलेटिव्स के साथ कॉन्वर्सेशन से पता चलता है, राइट। तो दैट इज व्हाट वी कॉल डायलॉजिक क्रिटिसिज्म। डायलेक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बोली, which can be different from region to region and because of some social class, differing in grammar, pronunciation, majorly vocabulary. प्रोनाउंसिएशन में भी काफी डिफरेंस होता है, उसका एक एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको। रीजनल डायलेक्ट्स हो सकते हैं इंग्लिश के, जैसे कि सदर्न डायलेक्ट, न्यूयॉर्क इंग्लिश, अफ्रीकन अमेरिकन वर्नाकुलर इंग्लिश, जो कि बोली जाती है बाय मेजरली ब्लैक अमेरिकन एंड ब्लैक कैनेडियंस। तो आप मेजर डिफरेंस पाएंगे इनकी लैंग्वेज में। इवन ब्रिटिश डायलेक्ट और अमेरिकन डायलेक्ट काफी डिफरेंट होता है एक दूसरे से। एक एग्जाम्पल करते हैं। वर्ड्स आर सेम बट इन अमेरिकन विल से टोमेटो एंड अ ब्रिटिश विल से टोमेटो। सो ये वॉर सदियों से चली आ रही है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना, वी पीपल आर फॉरगेटिंग दिस डिफरेंस।
नेक्स्ट कम्स माय फेवरेट टर्म, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। बहुत बार क्वेश्चन आता है, किसने प्रोवाइड की थी ये टर्म? टीएस एलियट ने बताया कि जब एक पोएट की पोइट्री में हमें लगे कि थॉट और इमोशंस अलग हो रहे हैं उनकी पोइट्री से, उन्होंने पोइट्री सिर्फ लिख डाली है लेकिन उनका खुद का एक्सपीरियंस नहीं है वो। Contrasting with the earlier poets who combined reason with passion. मेटाफिजिकल पोएट्स को वो कहते हैं कि हमेशा सेंसिबिलिटी फॉलो किया करते थे, अपने एक्सपीरियंस को फॉलो किया करते थे। जब से मेटाफिजिकल पोएट्स का दौर खत्म हुआ है विद पोएट्स लाइक एंड्रू मार्वेल एंड जॉन डन एंड हर्बर्ट, उसके बाद के पोएट्स में हमें ऐसा लगता है कि देयर हैज कम अ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। खुद को एक्सपीरियंस करके नहीं लिख रहे हैं पोएट, बस लिख रहे हैं क्योंकि वो एक राइटर हैं। स्पेसिफिकली उन्होंने टेनिसन मेंशन किए कि टेनिसन की पोइट्रीज पढ़कर ऐसा लगता है कि उन्होंने लिखी हैं फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग, नॉट बिकॉज ही एक्सपीरियंस्ड दोज फीलिंग्स। तो इंटेलेक्ट और इमोशन को आपस में कनेक्ट होना चाहिए। दिस इज व्हाट टीएस एलियट इज सेइंग इन दिस एसे। डॉपलगैंगर, ये टर्म आपने सुनी होगी, एक डबल इमेज, मिरर इमेज ऑफ अ कैरेक्टर जो बहुत बार नॉवेल्स में, लिटरेचर में इनर कॉन्फ्लिक्ट या ड्युअलिटी को भी रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। दिस नॉवेल रिप्रेजेंट्स द ड्युअलिटी ऑफ गुड एंड इविल। स्टीवेंसन का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत नॉवेल है। एडगर एलन पो का विलियम विल्सन। यहाँ पर भी नैरेटर का गिल्ट और सेल्फ डिस्ट्रक्शन हमें डॉपलगैंगर की वजह से फील होता है। पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, इसमें कोई एक्चुअल डॉपलगैंगर नहीं है, बट वी कैन से डोरियन का खुद का पोर्ट्रेट उनकी करप्ट सोल को रिफ्लेक्ट करता है। तो एक कैरेक्टर का डबल या मिरर इमेज हमें देखने को मिलता है। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन कौन से नॉवेल्स में डॉपलगैंगर का इस्तेमाल हुआ है। तो यही कुछ एग्जाम्पल्स, द डबल बाय दोस्तोयेव्स्की, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड बाय आर.एल. स्टीवेंसन, टेल ऑफ टू सिटीज भी काफी पॉपुलर एग्जाम्पल है डॉपलगैंगर का। चार्ल्स डिकेंस का है विलियम विल्सन बाय एडगर एलन पो एंड वेरी फेमस पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड। वैसे हम आयरनी को भी डिटेल में कवर करने वाले हैं, लेकिन अभी अल्फाबेटिकली ड्रामेटिक आयरनी को समझ लेते हैं। एरोनिकल सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते, एंड ड्रामेटिक आयरनी इज व्हेन वी नो मोर देन द कैरेक्टर्स। एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस जहां पर कि ऑडियंस को कुछ ऐसा पता होता है जो कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को या मोर देन वन कैरेक्टर्स को नहीं पता होता। एग्जाम्पल इडिपस, इडिपस इज अननोइंगली द मर्डरर। हम जानते हैं लेकिन इडिपस नहीं जानते। ट्वेल्थ नाइट, हम जानते हैं कि मेलवोलियो बिलीव्स इन अ फेक लव लेटर। और ट्वेल्थ नाइट में और भी ड्रामेटिक आयरनीज हैं। हम जानते हैं कि वायोला इज सेबेस्टियन, लेकिन बाकी सभी कैरेक्टर्स नहीं जानते, जिसकी वजह से मिस्टेकन आइडेंटिटी की सिचुएशन क्रिएट होती है। सेम गोज विद कॉमेडी ऑफ एरर्स। हम जानते हैं कि दे आर ट्विंस बट द अदर कैरेक्टर्स डू नॉट नो। तो ट्विंस जहां पर भी दिखाए जाते हैं ना, ट्विंस की वजह से जो भी ह्यूमर अराइज होता है, इट इज अ ड्रामेटिक आयरनी, क्योंकि हम हंसते हैं कि हम तो जानते हैं कि ये ट्विन है और बाकी लोग इनको क्या समझ रहे हैं, बट द कैरेक्टर्स डू नॉट नो दैट। सो दैट इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। Dramatic irony can be very well seen in this movie Bhool Bhulaiya. The major instance of dramatic irony is when the character Ruhan, played by Kartik Aaryan, pretends to be able to communicate with ghosts and dead people. The audience is aware that Ruhan is simply tricking everyone, while the characters in the film believe that he can actually talk to spirits. Dramatic monologue, a speech by a single character revealing their thoughts and emotions, often to an implied audience. ड्रामेटिक मोनोलॉग में भी हम कार्तिक आर्यन का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहले कुछ लिटरेरी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। माई लास्ट डचेस
ब्राउनिंग की पोइट्री है जो कि एक ड्यूक की जेलिसी को दिखाती है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की बहुत ही अच्छी पोइट्री है। इवन पोफेरिया लवर भी है, सेम राइटर की, लगभग सेम थीम की ही एक और पोइट्री। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रफरॉक टी.एस. एलियट की है। प्रफरॉक के खुद के डाउट्स हमें रिवील होते हैं थ्रू हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग। Ulysses by Tennyson, Ulysses की longing, craving for adventure that is revealed to implied audience. I like his acting, but I hate his speech. Although this is a good example of dramatic monologue from the movie Pyar Ka Panchanama. He was continuously speaking almost for 5 minutes. और कोई भी नहीं बोल रहा था, बीच में किसी का इंटरवेंशन नहीं था. तो दिस काइंड ऑफ स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग. डिस्टोपिया यूटोपिया को एक साथ कवर किया जा सकता है. यूटोपिया एक आइडियल सोसाइटी जो कि फिक्शनली ही पॉसिबल है. प्लेटो का रिपब्लिक, थॉमस मोर का यूटोपिया आर गुड एग्जांपल्स ऑफ यूटोपियन सोसाइटी. एंड डिस्टोपिया की अगर बात करें तो एक ऐसी सोसाइटी जो कि ऑपरेसिव है, जो कि बिल्कुल अनडिजायरेबल है. टोटलिटेरियनिज्म है कंप्लीटली. 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल and Brave New World by Huxley are very good examples of dystopia. इको फेमिनिज्म, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था अभी यूजीसी नेट में. साइलेंट स्प्रिंग के राइटर को मैच करने का क्वेश्चन था. तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पर फेमिनिज्म, पॉलिटिकल इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, इन सब का एक मिक्सचर हमें देखने को मिलता है. The link between oppression of women and environmental degradation under patriarchy. Dualism का रिजेक्शन हमें दिखाया जाता है, यानी कि मेल, फीमेल और नेचर कल्चर, इन सब चीजों को एक साथ हम कैसे मिक्स एंड मर्ज कर सकते हैं. पेट्रियार्की के साथ साथ किस तरीके से नेचर और एनवायरनमेंट को एसोसिएट किया जाता है. पेट्रियार्की किस तरीके से विमेन और नेचर दोनों का एक्सप्लॉयटेशन करती है. Silent Spring by Rachel Carson is very good example, and The Eyes Were Watching God by Hurston, a very good example again. Silent Spring is an environmental science book by Rachel Carson जो कि 1962 में publish हुई थी, and it documents the environmental harm caused by the excessive use of DDT, एक ऐसा pesticide which was too much in fashion during the World War II. तो एनवायरमेंट उससे किस तरीके से डिग्रेड हो रहा था, दैट हैज बीन हाईलाइटेड. और इस नॉवेल का कह सकते हैं, इस वर्क का बहुत डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था कि डीडीटी पर बैन लग गया था. एंड नॉट ओनली दिस वर्क was also influential to the rise of ecofeminism and to many feminist scientists. And let us talk about The Eyes Were Watching God जो कि 1937 का वर्क है by the American writer Zora Neale Hurston. It is considered a very much classic work even of Harlem Renaissance, और जहां हमें जेनी नाम के एक कैरेक्टर की जर्नी दिखाई जाती है. कैरेक्टर्स नेम इज जेनी. तो जेनी की जर्नी दिखाई जाती है. इवन उनकी मल्टीपल मैरिजेस दिखाई जाती हैं. हर मैरिज में कैसे शी इज ट्राइंग टू फाइंड हर आइडेंटिटी, और फेमिनिटी के साथ साथ सिंबोलिज्म्स और भी हैं, प्रॉपर्टी एंड एलिमेंट्स ऑफ नेचर ऑल्सो, जिसकी वजह से हम इसको एक इको फेमिनिस्ट वर्क भी कहते हैं. तो जोरा नील हर्स्टन, देयर आइज वर वॉचिंग गॉड 1937, साइलेंट स्प्रिंग रेचल कार्सन 1962. ये आप याद रखिए. अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जिनको कमेंट्स में आंसर करिए हूँ. इंट्रोड्यूस द टर्म डायक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक इन लिंग्विस्टिक्स. नॉम चॉम्स्की, फर्डिनेंड डी सिस्योर, लेनर्ड ब्लूमफील्ड और एडवर्ड सेपर. Next question, which of the following is an example of ecofeminism? The Second Sex by Simone de Beauvoir, Silent Spring by Rachel Carson, The Communist Manifesto by Karl Marx, or The Great Gatsby by Fitzgerald. You can join the online classes for all of these courses. CUET, GMI, IPU, Masters English के Entrance 2025 एग्जाम्स के लिए बैचेस चल रहे हैं. क्रैश कोर्स के JPSC के लिए, इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल UPSC एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. दिस इज दी व्हाट्सएप
टू कॉन्टैक्ट एंड दिस इज द टेलीग्राम लिंक टू कॉन्टैक्ट। तो इन दोनों लिंक्स पर आप चैट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। CUET PG एग्जाम आने ही वाला है। देखिए देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।